आरबीआई ने जो है दबाव में आकर ये फैसला किया, इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। देखिए आरबीआई दबाव में आके ट्रांसफर करे। पहले भी ये इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन इधर 4-5 सालों में ये क्या स्मार्टनेस कह लीजिए या ये तरीका प्रॉफिट बढ़ाने का अभी बढ़ा है इस तरह कि ये पहले से ही था ये। नहीं, ये नहीं था। 2017-18 तक ये चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता था। शेयर बाजार के लिए या मनी मार्केट के लिए तो अच्छी खबर नहीं होगी कि सरकार अपने खर्चे मतलब डेफिसिट को कंट्रोल में नहीं करेगी। एक तो जो ये डेट मार्केट है वो इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिज तक। बिज तक में आज हम बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल भारत सरकार को 2,11,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा की है। ये आरबीआई के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड है। भारत सरकार को इतनी बम्पर कमाई आरबीआई से कभी नहीं हुई। पिछली बार 2018-19 में 1,76,000 करोड़ रुपए ज़रूर मिले थे वाद विवाद के बाद में। तो ये जो भारत सरकार की जो बम्पर कमाई हुई है, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व वित्त सचिव और लेखक वित्तीय मामलों के जानकार सुभाष चंद्र गर्ग जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। शुक्रिया मिलिंद, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? जी जी सर, ठीक है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही बात जानना चाहूँगा, क्योंकि कल से बड़ी चर्चा है कि रिजर्व बैंक के जो बोर्ड की बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि रिजर्व बैंक भारत सरकार को 2,11,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफ़र करेगी। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि ये आरबीआई ने जो है दबाव में आकर ये फैसला किया, इतनी बड़ी रकम ट्रांसफ़र कर दी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये जो इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है? देखिए आरबीआई दबाव में आके ट्रांसफर करे, ये बात तो मुझे बिल्कुल नहीं जचती। आरबीआई के पास अपनी आमदनी होती है। वो उसके पास बहुत सारी रुपये की सिक्योरिटीज हैं, विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तकरीबन 70 लाख करोड़ की आरबीआई की बैलेंस शीट है, असेट्स हैं। उन पे आरबीआई को इंटरेस्ट की कमाई होती है। राइट। तो वो इंटरेस्ट की कमाई से अपने खर्चे निकालने के बाद, आरबीआई के खर्चे बहुत कम होते हैं बाय द वे। आरबीआई के पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे करेंसी छापी हुई हो, चाहे बैंकों की डिपॉजिट उनके पास रखी हुई हो, या पुराने प्रॉफिट्स रिजर्व में रखे हो, उन सब की कोई कॉस्ट नहीं होती। तो आरबीआई अपनी जो इंटरेस्ट से आमदनी हो, उसमें से छोटे मोटे जो खर्चे हैं, नोट प्रिंटिंग करने वगैरह के, उनको निकालने के बाद जो सरप्लस बचता है, अगर उसको दे दे तो वो तो नॉर्मल ऑपरेशन है, वो सामान्य बात है। लेकिन आरबीआई के पास एक ट्रिक है, एक 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 डिवाइस है जिससे वो आरबीआई का प्रॉफिट को बढ़ा घटा सकती है। वो एक क्या होता है कि जो आरबीआई के पास अपनी पुराने असेट्स खरीदी हुई हैं, वो पुराने भाव पे रहती हैं। जी तो आपने जैसे विदेशी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट उस समय किया जब डॉलर 60 रुपए के बराबर था। जी आज डॉलर अगर 84 रुपए 83 रुपए हो गया, तो उस पे आपको तकरीबन उस सिक्योरिटी पे 23 रुपए का रुपए में फायदा हो गया। जी अब आप उस रुपए के फायदे को अगर इकट्ठा करें, आरबीआई की जो अभी तक है, वो तकरीबन आरबीआई के पास ऐसे तकरीबन 13-14 लाख करोड़ के असेट्स हैं। और उन पे जो आरबीआई को जितनी रखने की रिक्वायरमेंट है रिजर्व, उससे भी करीब 3-4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा आरबीआई के पास रिजर्व वैल्यूएशन रिजर्व्स में है। तो अगर आप उनको बेच लें और बेच के प्रॉफिट कमा दें, तो आपके प्रॉफिट और बढ़ जाएंगे, हाई हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई हो जाएंगे। तो अगर आरबीआई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट्स को कमा के और ज्यादा डिविडेंड देता है, तो उसको दबाव तो नहीं किया जाना, कहा जाना चाहिए। ये आरबीआई सिस्टम की स्मार्टनेस कह लीजिए, या ये नई सरकार आएगी, अब चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू करे या कोई दूसरी आए, तो उस नई सरकार को अगर आरबीआई ये मैसेज देना चाहे
कि भाई हम आपको बड़ा लंबा चौड़ा डिविडेंड दे रहे हैं, हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो उसको दबाव तो नहीं कहना चाहिए, उसको एक तरह से आरबीआई की गिफ्ट कह सकते हैं। नहीं, तो जो आपने बात कही कि आरबीआई की गिफ्ट है या उनका स्मार्टनेस है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये स्मार्टनेस भी पिछले कुछ सालों से ही दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रिक जो है प्रॉफिट बढ़ाने की पहले भी इस्तेमाल हो सकती थी। जो आपने कहा कि भाई अगर आपके पास लगभग 13-14 लाख करोड़ रुपए की असेट्स है, तो उसमें से कुछ असेट्स आपने बेच दी जो आपने सस्ते में खरीदी थी, और आपने उसको महंगे दाम पे बेच दी। जैसे आपने उदाहरण दिया कि 23 रुपये का डिफरेंस है, 60 रुपये में खरीदा था, 83 रुपये में बेच दिया। तो ये स्मार्टनेस भी जो आई है, ये क्या नई मतलब पिछली सरकारों में तो, क्योंकि पहले भी ये इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन इधर 4-5 सालों में ये क्या स्मार्टनेस कह लीजिए या ये तरीका प्रॉफिट बढ़ाने का अभी बढ़ा है इस तरह, कि ये पहले से ही था ये? नहीं, ये नहीं था। 2017-18 तक ये चीज का इस्तेमाल नहीं होता था कि प्रॉफिट बुक करके आप ज्यादा डिविडेंड दे दें। लेकिन आपको ध्यान होगा, एक बिमल जालान कमेटी बनी थी। उससे पहले आरबीआई में जब रघुराम राजन गवर्नर थे, उर्जित पटेल गवर्नर थे, उस समय आरबीआई ने एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाया। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास हमें कुछ तो कैश के रिजर्व्स रखने चाहिए, और दूसरा ये वैल्यूएशन रिजर्व्स जो हैं वो भी इतनी सीमा तक हमें रखने चाहिए। अब ये जब बंधन बन गया, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये कैश रिजर्व्स कि जो हमने कमाए हुए प्रॉफिट से, उनमें से अब ये बंधन है आरबीआई के पास कि 5.5% से 6.5% जो असेट है। तो अगर आपकी आज अगर 70 लाख करोड़ की असेट है, तो उसका 5%, 17, 5, 85, तकरीबन अम, 8, 8.5 लाख। हाँ नहीं, 70 × 5, 35, साढ़े साढ़े तीन तीन, लाख हाँ, साढ़े तीन लाख 4 लाख करोड़ के आसपास मिनिमम आपको उसमें रखना पड़ेगा। जी। और मैक्सिमम उन्होंने तय किया था 6.5%। तो जी। अगर 70 लाख करोड़ पे आपकी हो, तो 1%, 70,000 करोड़ तो आपको हर साल इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन आपको इतना रखना पड़ेगा। जी। इसी तरह से उन्होंने कुछ लिमिट उसकी तय कर दी। तो अब जब आरबीआई को इसमें पैसे, आपने ये जो पढ़ा कि कल 2,11,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के दिए, तो उसके साथ ही आरबीआई के बोर्ड ने एक और निर्णय किया कि जो ये कैश रिजर्व्स है, उसमें भी मैक्सिमम 6.5% के बराबर पैसा रखा है। जी। एक्चुअल अमाउंट तभी पता लगेगी जब बैलेंस शीट बाहर निकल के आ जाएगी, अभी बैलेंस शीट जारी नहीं की है। तो जी। ये 2018-19 से जब ये बंधन लगने लगे कि भाई इतना पैसा आप अपने कैश रिजर्व्स में ट्रांसफर करिए, तो उस समय आरबीआई के पास फिर ये एक रास्ता सामने आया कि भाई अगर हम इस रिजर्व्स में भी पैसे ट्रांसफर करें और भारत सरकार को भी डिविडेंड दें, तो हम क्या करें। तो उसमें फिर ये एक तरीका जो था कि जो आपके वैल्यूएशन रिजर्व्स इकट्ठे हो गए हैं, उनको आप रियलाइज कर लीजिए। रियलाइज करने के बाद वो कैश प्रॉफिट बन जाते हैं। उसमें से आप अपने रिजर्व्स में भी रख लीजिए और भारत सरकार को भी डिविडेंड दे दीजिए। तो ये प्रथा जो है वो 2018-19 की बैलेंस शीट के बाद से शुरू हुई है, उससे पहले नहीं थी। नहीं, तो वो जो उस जो 2018-19 की जो प्रथा शुरू हुई, उसके उस कहानी के एक पात्र आप भी थे, क्योंकि आपने जो अपनी किताब में जिक्र किया है कि आप रिज़र्व बैंक की बैठक में मौजूद थे, बोर्ड मीटिंग जैसे अभी हुई, उस समय रिज़र्व बैंक राज़ी नहीं था। फिर बाद में प्रधानमंत्री के यहाँ एक बैठक हुई, जब जो फेमस उनका एक वाक्य है कि क्या सांप की तरह कुंडली पर मार के बैठे हो वो पैसे पर। तो इसके बारे में बताइए कि मतलब यही मुझे लगता है, यही जो किस्सा आपने बताया, यही टर्निंग पॉइंट रहा इस। ये बात सही है। ये लेकिन टर्निंग पॉइंट उससे पहले आया था, जैसे मैंने कहा रघुराम राजन और उर्जित पटेल के टाइम में, जब इन्होंने एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बना के ये रिजर्व्स ज्यादा रखने का अपने ऊपर बंधन डाल दिया था। तो उससे जो पहली बार 17-18 में जब मैंने मीटिंग में भाग लिया, तो 16-17 का डिविडेंड देना था। और वो जो
काफी पैसा इसमें ट्रांसफर करना चाहते थे और डिविडेंड कम देना चाहते थे। उस समय तक ये प्रथा, जैसे मैंने कहा कि भाई वैल्यूएशन को आप रियलाइज करके कैश में कन्वर्ट कर लीजिए, प्रॉफिट में कन्वर्ट करने लीजिए, वो शुरू नहीं हुई थी। तो जब ये बंधन बनने लगा कि भाई रिजर्व्स के कारण से आप डिविडेंड काटेंगे, तब ये विवाद शुरू हुआ। और जो आपने विमल जालान कमेटी भी बनी, मेरा अपना राय जो मैंने इस किताब में भी काफी विस्तार से लिखा है, वो ये है कि आरबीआई को कैश रिजर्व्स की रखने की कोई जरूरत नहीं। आरबीआई किसी फंक्शन करने के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए कैश रिजर्व्स की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई अपनी जिम्मेवारी, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए, वो करेंसी को जारी करके या करेंसी की ग्रोथ कम करके, या बैंकों पे सीआरआर और ये सब ऑब्लिगेशन लगा के पूरी कर सकती है। ये पैसा जो रखती है आरबीआई, वो मॉनेटरी पॉलिसी या इसके लिए इस्तेमाल नहीं करती, वो केवल इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल करती है। और उन इन्वेस्टमेंट पे आरबीआई को कम पैसा मिलता है। तो ये जो विवाद इस बात पे हुआ कि भाई आप क्यों ये रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, उसी के कारण से वो जो डिसेंशन नोट वाली बात हुई, डिसेंट नोट, और ये मुझे उस कमेटी से हट के सेवा एक तरह से छोड़नी पड़ी, उसमें एक कारण ये भी था। तो ये एक तरह से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, अपने आप पे लगाया हुआ बंधन है। आप उस बंधन को लगा दिया, तो उससे बचने के लिए, उसका इलाज निकालने के लिए आप ये करने लगे कि भाई चलो वैल्यूएशन रिजर्व्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए रिजर्व को भी रख लेंगे और डिविडेंड भी दे देंगे। तो नहीं तो नहीं तो आप ये मानते हैं अनावश्यक बंधन था। नहीं, पर आप मानते हैं कि ये प्रथा सही है कि जो आपने पुराने आपकी जो भी चीज़ें वो आप उसको बेच दे रहे हैं, ये सही तरीका है आपको लगता है ये? नहीं, ये एस्केप मैकेनिज्म है, ये सही नहीं है। आरबीआई को अपने वैल्यूएशन रिजर्व्स को कैश में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, केवल इसलिए कि रिजर्व्स में डालना है, कैश रिजर्व्स में डालना है और भारत सरकार को डिविडेंड देना है। ये नहीं है आरबीआई के। अब ये अभी बैलेंस शीट आने दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई ने इस बार तकरीबन 2-1 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन रिजर्व्स जो हैं वो कन्वर्ट किए हैं। अब ये कन्वर्ट करने के बाद उनके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो और कम हो जाएगी कि इसको कन्वर्ट करने की भविष्य में। तो हम सब ये कर क्यों रहे हैं? तो ये प्रथा अच्छी नहीं है, सही नहीं है। केवल वैल्यूएशन रिजर्व्स को आप इसलिए इस्तेमाल करें, कैश में कन्वर्ट करें कि आप डिविडेंड दे देंगे, ये गलत प्रथा है। नहीं तो ये मतलब जो आपने जो कि 2018 वाली जो बात कही, और वो जो प्रधानमंत्री के आवास में जो मीटिंग हुई थी उनके कार्यालय में, तो वो क्या उसके बाद ही, क्योंकि उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया, भले उन्होंने कहा कि मैं निजी कारणों से दे रहा हूँ, फिर विमल जालान कमेटी बनी, तो कहीं ना कहीं तो वो जो सांप की तरह कुंडली पर जो पैसे मार के मतलब पर बैठे हो, वो वाली बात ही के बाद में सारा ये प्रथा शुरू हुई या ये सारा चीज़ शुरू हुई? उसका इससे निश्चित रूप से कनेक्शन है। पहले आरबीआई कैश में कन्वर्ट नहीं करता था, और जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते थे, नॉर्मल सरप्लस होता था, उसमें से भी काफी पैसे अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर करता था। इससे भारत सरकार को डिविडेंड कम मिलता था। अब उस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए विमल जालान कमेटी बनी, लेकिन कमेटी ने भी उस रिजर्व को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। 4% थी इसकी रिक्वायरमेंट जब रघुराम राजन और उर्जित पटेल के टाइम में। विमल जालान कमेटी ने बढ़ा के इसको 5.5 से 6.5 कर दिया, कम करने के बजाय। राइट, क्योंकि उनको ये तो ये इसकी शुरुआत, ये जो हो रहा है, इसकी रूट निश्चित रूप से उस मीटिंग में और वो जो विवाद हुआ उसमें है। लेकिन जो सॉल्यूशन निकाला कि भाई अब हम सांप की तरह से नहीं बैठेंगे, दे देंगे आप, तो हम उस जो हमारे पास एक तरफ कुंडली मार के जो हम बैठे हैं वैल्यूएशन रिजर्व्स, उसको इसमें बदल लेंगे और उससे आपको भी दे देंगे और अपने पास भी रख लेंगे। तो ये जो रिजल्ट हुआ वो निश्चित रूप से उससे काफी कुछ जुड़ा हुआ।
नहीं, तो ये जो आपने कहा कि ये जो प्रथा इसके बाद में शुरू हुई है, ये जो वैल्यूएशन आपने जो पुराने रिजर्व्स को आपने बेच के बना लिया, तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? मतलब जो क्या बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं इस तरह की प्रथा के? इसके बहुत बुरे परिणाम तो नहीं है, बुरे परिणाम तो नहीं है। एक वैल्यूएशन रिजर्व्स हो, उसकी जगह आपने कैश में कन्वर्ट करके दे दिया। मैंने एक और एनालिसिस की है कि भाई पिछले 5-6 साल में जो आपने प्रॉफिट दिए, जी। वो अगर आपके ऑपरेशनल जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, वो उसका कितना प्रतिशत है। इमेजिन करिए कि ये विमल जालान कमेटी के नहीं होती, उससे पहले उर्जित पटेल रघुराम राजन के किए हुए इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क नहीं होता, और उससे पहले जिस तरह से प्रॉफिट्स जो आरबीआई अर्न करती थी, नॉर्मल प्रॉफिट उसका 100% आप दे देते। तो अगर आप ये पिछले 5 साल का टोटल आकलन करें, तो आरबीआई ने तकरीबन जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उसका लगभग 100% भारत सरकार को दे दिया है। लेकिन आरबीआई ने तकरीबन 50% अपने पास रिजर्व्स में भी रखा है। तो रिजर्व्स में रखने के लिए आप वैल्यूएशन रिजर्व्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हकीकत में अ, अगर ये सेल्फ इम्पोज्ड बंधन ना हो, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स का 80, 90, 100% अगर आप भारत सरकार को दे देते, जो कि हम लोगों का स्टैंड था उस समय, तो वो स्थिति एक्चुअली है भी। अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट्स के परस्पेक्टिव में देखें तो उतना आप दे रहे हैं अभी, बस 80 से 100%। लेकिन ये सारी कवायद इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ ये है कि भाई इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होना चाहिए, कैश रिजर्व्स बनने चाहिए। लेकिन अब वो उसमें आप उस ट्रैप में फंस गए, उस ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो आप अपना ये सब गोरधंधा कर रहे हैं कि वैल्यूएशन रिजर्व्स को कन्वर्ट कर। तो सर ये बताइए कि जो सरकार को ये जो सरकार ने अपने बजट अनुमान में कहा था कि 1,06,000 करोड़ रुपए करीब डिविडेंड से कमाई होगी और उसके लगभग दुगनी हो गई, और अभी तो बाकी सरकारी बैंक और जो चीज़ों की तो अभी आई नहीं है, तो सिर्फ आरबीआई से डबल इनकम हो गई है। तो अब आपका क्या अनुमान है कि सरकार इसको क्या करेगी? अपना जो घाटा है वो कम करने में इस्तेमाल करेगी, या सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी आने वाले साल में? देखिए, भारत सरकार अपने बजट में ये नहीं बताती कि आरबीआई से कितना डिविडेंड अपेक्षित है। जी। इसमें ये जो हेड है जिसमें आप 1,06,000 करोड़ बता रहे हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रॉफिट्स ट्रांसफर और डिविडेंड, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक्स भी हैं, एलआईसी भी है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां वगैरह भी हैं। और अब बैंक्स के प्रॉफिट काफी ठीक है, तो बैंक से भी पैसा आ रहा होगा। तो ये ऑफिशियली हम नहीं कह सकते थे 1,06,000 करोड़ में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो वाला अलग है, वो जो 1,06,000 करोड़ है वो सिर्फ बैंकों का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का है, जो रिजर्व बैंक का इसमें शामिल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इसमें शामिल है, लेकिन कितनी अमाउंट बजट की गई थी ये नहीं मालूम। लेकिन चलिए, ओके। आप उसको अनुमान लगा लीजिए 80 या 90 हजार करोड़ था। जी। क्योंकि बैंकों से जो डिविडेंड आता है वो 15-20 हजार करोड़ से ज्यादा आना असंभावित था। तो आप 80 हजार करोड़ भी मान लीजिए उसको, तो 80 हजार करोड़ के मुकाबले आपको 2,11,000 करोड़ मिल गए। राइट। जी। तो तकरीबन आपको 1,50,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिल गया, डबल एक्स्ट्रा मिल गया। अब आपके पास 1,25 लाख करोड़ जो एक्स्ट्रा आया, उसका क्या करें, ये आपका सवाल है। ठीक है। सो सरकार अभी काफी कर्जा लेके, फिस्कल डेफिसिट 24-25 का भी 5.1% है, तकरीबन 17-18 लाख करोड़ रुपए का सरकार कर्जा लेगी 2024-25 में। हमारा जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, जो आज भी देश का कानून है, वो ये कहता है कि फिस्कल डेफिसिट 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस कानून का वॉयलेशन करके भारत सरकार जो है वो 5.1%, और पिछले 5 साल में तो 6% से भी ज्यादा एवरेज फिस्कल डेफिसिट रखी हुई थी। राइट। तो अगर आप फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बात करें, फिस्कल साउंडनेस के हिसाब से बात करें, तो ये जो 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आपके पास आया है,
इसको आपको निश्चित रूप से लोन को कम करने में, बोरोइंग को कम करने में इस्तेमाल करना चाहिए। दैट इज, इससे इससे आपका तकरीबन फिस्कल डेफिसिट 1.25 लाख करोड़ कम हो जाएगा, विच इज मार्जिनल। हम लेकिन फिर भी उससे उससे उचित प्रभाव पड़ेगा और दिशा के हिसाब से फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ से आप बढ़ेंगे। लेकिन सरकारें जो हैं वो उनके काफी पॉलिटिकल कंपल्शंस और प्रेफरेंसेस रहते हैं। लोन उनको ज्यादा तकलीफ दे नहीं नजर आता, क्योंकि उसकी शॉर्ट टर्म में उसके जो ईविल और गलत कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो नजर नहीं आते। जबकि एक्स्ट्रा खर्चा करने के जो फायदे हैं और जो एक तरह से गुडविल ये जनरेट करता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम को काफी अपील करता है। अब तो मेरा अनुमान ये है कि अगर यही सरकार वापस आती है, जिसकी संभावना है, तो ये सरकार और खर्चे बढ़ाएगी। जैसे इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में काफी विश्वास है। इस साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो है, उससे मेरा अनुमान ये है कि जितना ये खर्चा करना चाहते हैं उतना नहीं हो पाएगा। तो शायद जब बजट पेश करे जुलाई में, तो और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दें या कोई नई स्कीम लाएं। मुझे लगता नहीं है कि वो फिस्कल डेफिसिट को कम करने में इसको इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसको खर्चे बढ़ाने में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता दूसरी फॉर्मेशन की सरकार आ जाती है, तो वो तो काफी अनाउंसमेंट किए ही हुए हैं कि भाई हम ये नई बेनिफिट स्कीम ले आएंगे, महिलाओं को इतना पैसा हर महीने दे देंगे वगैरह वगैरह। और उनको अपने हिसाब से जो खर्चे करने की आवश्यकता होगी, उसके लिए पैसे को वो निश्चित रूप से ढूंढेंगे कहाँ है पैसा। तो ये जो पैसा आया, उसको वो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी स्थिति हो, मेरा अपना अनुमान ये है कि इसको डेफिसिट या बोरोइंग कम करने के बजाय आने वाली सरकार खर्चा एक्सपांड करने में इस्तेमाल करे। नहीं, तो ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर, क्योंकि जो मनी मार्केट है या जो शेयर बाज़ार है, उनको कल से ये उम्मीद लगी है कि सरकार की शायद बोरोइंग कम हो जाएगी मार्केट में से, तो प्राइवेट सेक्टर को और मतलब स्पेस हो जाएगा, या जो क्राउडिंग आउट वाली बात होती है। तो अगर ऐसा होता है तो ये कोई शेयर बाज़ार के लिए या मनी मार्केट के लिए तो अच्छी खबर नहीं होगी कि सरकार अपने खर्चे मतलब डेफिसिट को कंट्रोल में नहीं करेगी। देखिए, ये अभी खबर नहीं है, ये कयास है। जी। तो मार्केट एंटाइटल्ड है इस बात को मानने के लिए कि भाई इसको आप बोरोइंग कम करने में इस्तेमाल करो। वो सेंसिबल चीज भी है, राइट। बट रियल पॉलिटिक कंपल्शंस जो हैं, उसकी क्या स्थिति है, वो मैंने आपको कहने की कोशिश की। सो ये खबर या फैक्ट नहीं है। जी। इसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा बजट में जो रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे, जो नए एस्टिमेट्स आएंगे उसके लिए। तो सर ये वैसे तो आप कोई शेयर बाज़ार के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन दर्शकों की हमारे बार बार सवाल इसी को लेकर आते रहते हैं कि जैसे आपने दो संभावनाएं बताई कि अगर यही सरकार रिपीट होती और एक सरकार नहीं रिपीट होती, जो कि अगर फ्रीबीज करेंगी या पैसे खर्च करेंगी, तो उन दोनों सिनेरियोज में आप कैसे देखते हैं बाज़ार में क्या इसका इम्पैक्ट होगा? सी बाजार, दोनों बाजार अलग चलते हैं। एक तो जो ये डेट मार्केट है, वो इससे ज्यादा प्रभावित होता है कि आपकी बोरोइंग प्रोग्राम कितना है सरकार का, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी और रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि उसी से बैंकिंग सिस्टम में रेपो रेट वगैरह और इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड होती है। तो डेट मार्केट के लिए तो निश्चित रूप से अगर बोरोइंग कम होती है, प्रेशर कम होता है बैंकिंग सिस्टम पे रिसोर्सेज के लिए, तो वो उनके लिए ठीक ठीक रहता है। वो पार्टली इसमें रिफ्लेक्टेड भी हो रहा है, जो यील्ड रेट्स कम हुई हैं थोड़ी कल कल के मुकाबले आज। दूसरा जो शेयर मार्केट है, वो मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज्यादा सीधे संपर्क रखता है। वो इस चीज को देखता है कि भाई सरकार कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। तो अगर मान लीजिए ये 1 लाख करोड़ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपांड करने में भी इस्तेमाल करते हैं,
तो शेयर मार्केट पे इसका नेगेटिव असर नहीं होगा मेरी जानकारी में। सो बहुत बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सरकार पीएसयूज को कैसे हैंडल कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, नहीं कर रही है, पीएसयू की प्राइसिंग की स्थिति क्या है, हमारे इंपोर्ट्स की स्थिति क्या है, बहुत सारी चीजें। और इन जनरल एनिमल स्पिरिट्स को अराइज करने के हिसाब से माहौल कैसा है अभी, जैसे अगर सो ये चीजें इनको एक किसी आप लीनियर तरीके से या स्ट्रेट लाइन में आप नहीं देख सकते। तो ये कहना मुश्किल है कि शेयर मार्केट पे इसका क्या। मेरे ख्याल से तो शेयर मार्केट ज्यादा इंतजार कर रहा है कि इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट्स क्या आते हैं, उस पे शेयर मार्केट का कहीं ज्यादा फर्क पड़ेगा, बजाय इसके कि भाई 1 लाख 1.25 लाख करोड़ का सरकार क्या करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष चंद्र गर्ग जी। तो हमने बात की गर्ग साहब से, कल जो रिजर्व बैंक ने 2,11,000 करोड़ का, जिसको कि गर्ग साहब ने कहा कि गिफ्ट दिया भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में, तो उसके जो भी आप कह सकते हैं कि जड़ में कह लीजिए, या इसकी जो बदलाव की शुरुआत हुई थी, ये उनके ही कार्यकाल में हुई थी जब वो रिजर्व बैंक में बोर्ड मेंबर थे। उसके बाद में उर्जित पटेल का इस्तीफ़ा हुआ, उसके बाद विमल जावान कमेटी बनी, उसने एक फ्रेमवर्क बनाया, और अब जाके पहली बार इतिहास में इतनी बड़ी रकम सरकार को मिलने जा रही है। और गर्ग साहब का यही अनुमान है कि ये सरकार जो है, जो भी कोई भी सरकार आएगी, वो खर्चे बढ़ाएगी बजाय इसके कि वो कर्जा घटाए। लेकिन ये एक कयास है, हम देखेंगे 4 जून को जो नई सरकार बनती है वो क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद मिलिंद, ऑल द बेस्ट यू, थैंक यू। जी, धन्यवाद।